अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हम सब, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट आज जो है वो चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी है। और इसमें यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो अक्सर रिपीट हुए हैं, वो वाले इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आपकी बुक के सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो कवर हो जाएँ। पहली एक जो वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, उसमें पहले आपके 5 चैप्टर के एमसीक्यूज़ थे, और अब इससे जो है वो कोशिश करूँगी कि एक वीडियो के अंदर ही कवर हो जाएँ, ठीक है। तो आगे जी पहले वाले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं कि अनडिज़ायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपो सेंसिटिविटी, या बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? हाइपर सेंसिटिविटी। उसके बाद कह रहा है कि एंटीजन इज़ अ, नेक्स्ट है जी, एंटीजन इज़ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग एजेंट, लिपिड प्रोड्यूसिंग एजेंट, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूसिंग एजेंट, या फिर ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी? एंटी प्रोड्यूसिंग एजेंट। डिस्पीनिया इज कॉन्स्टिपेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाइव्स, आर्टिकेरियल। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस के लेने में तंगी आना जो है वो डिस्पीनिया कहलाता है। स्मोक क्या है जी? स्मोक के बारे में पूछ रहा है। इंटेस्टेंट इनहेलेंट यानी कि ऐसी चीज़ जिसको हम खाते हैं, ठीक है, ओरल कैविटी के थ्रू लेके जाते हैं। कॉन्टेक्टेंट यानी जिसके साथ हमारा कॉन्टैक्ट करें, जिसको टच करें, वो एलर्जन है। या इनहेलेंट है जिसको सांस के साथ अंदर लेके जाते हैं। या इंजेक्टेंट है, ठीक है, यानी जिसको इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट किया जाता है बॉडी में। तो स्मोक हम इनहेल करते हैं तो इनहेलेंट है ये, ठीक है। पोलन इज द सेल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, द एपिडर्मिस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, द रूट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर है जी द सेल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद एलर्जिक रिनाइटिस इज आल्सो कॉल्ड येलो फीवर, नेजल कंजेशन, हे फीवर, टाइफाइड। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाता है जी? हे फीवर आ जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि द एलर्जिक अटैक ड्यू टू बैड इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल एलर्जी, नॉन सीजनल, या फिर सीजनल, या फिर पोलन एलर्जी। तो इसका है जी इन्वायरमेंटल एलर्जी। उसके बाद कहते हैं कि मीडिएटर ऑफ द इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज इज IgE, IgG, IgM, या टी सेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? IgG। उसके बाद कह रहा है कि रिनोरिया इज रनी नोज, स्वेलिंग ऑफ लंग्स, हिमोलाइसिस, स्किन रैशेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी? ये हमारे पास रनी नोज होता है। उसके बाद है जी इम्यूनोथेरेपी इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ द एलर्जन एक्सट्रैक्ट टू द पर्सन, ठीक है। कहता है कि जो इम्यूनोथेरेपी होती है उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को जो है वो एक एलर्जन का एक्सट्रैक्ट जो होता है वो इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। किस पर्सन को? उसका करने का फ़ायदा क्या है? ये सेंसिटाइज कर देगा, डिसेंसिटाइज, कंप्रोमाइज़ कर देगा, या ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी? डिसेंसिटाइज, यानी हमारा इम्यून सिस्टम जो है फिर उस एलर्जन के खिलाफ जो है उसको इनएक्टिवेट कर देगा, उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ द एलर्जिक डिजीज, यानी कहता है कि जो जनरली हम एलर्जी का ट्रीटमेंट देते हैं वो क्या है? अवॉइडेंस, फार्माकोथेरेपी, या इम्यूनोथेरेपी, या ऑल। तो ये सारे के सारे ट्रीटमेंट जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी इंजाइम अम्यूनो से EIA, ठीक है, इज अ बायोकेमिकल टेक्निक यूज्ड मेनली इन इम्यूनोलॉजी टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन इन आ सैंपल, ठीक है। तो जो ये टेस्ट का एक नेम लिखा हुआ है, कहते हैं कि ये टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या चीज़ को डिटेक्ट कर देते हैं सैंपल के अंदर, एंटीबॉडी को, एंटीजन को, बोथ या नन। तो दोनों चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम बॉडी में जो है ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। रास्ट हैज़ रिसेंटली बिकम मोर यूजफुल इन द डायग्नोसिस एंड द मैनेजमेंट ऑफ द एलर्जीज। गोल्ड, फूड, पोलन, या डस्ट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास फूड की एलर्जीज को जो डायग्नोस करते हैं उसके लिए हम जो है रास्ट को जो है वो अपनाते हैं, उसको जो है कैरी आउट करते हैं। फिर कहते हैं कि इन इंट्राडर्मल टेस्ट डैश ऑफ एलर्जन सोल्यूशन इज इंजेक्टेड इनटू द डर्मिस और एपिडर्मिस। तो हम 0.1 ml, 0.2 ml, 0.3, 0.4, तो 0.1 ml जो है पहला वाला इसका ठीक है। डर्माटोलॉजिस्ट अप्लाई पैच टेस्ट इन पेशेंट विद डर्माटाइटिस। जो डर्माटाइटिस के पेशेंट होते हैं उसके ऊपर हम एक पैच टेस्ट करते हैं टू फाइंड आउट वेदर द स्किन कंडीशन में बी काज्ड बाय डैश एलर्जी, ठीक है। यानी कि कहता है कि ये जो पैच टेस्ट है ये किस टेस्ट के लिए, एलर्जी की किस किस्म को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं। इंजेस्टेंट को, इंजेक्टेंट को, इनहेलेंट को, या कॉन्टैक्ट को। तो ये कॉन्टैक्ट एलर्जी के लिए जो है हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आगे कहता है कि स्क्रैच टेस्ट बिगिन विद अ मेथड विच इन्वॉल्व अ प्लेसिंग ऑफ अ ड्रॉप ऑफ एलर्जन ऑन द स्किन, ठीक है। तो स्क्रैच टेस्ट वो टेस्ट है, वो मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एलर्जन को स्किन के ऊपर डालते हैं। किस तरह से? प्रिक करके, पंक्चर करके, स्क्रैच करके, या ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल, के हम या उसको प्रिक कर सकते हैं, पंक्चर भी कर सकते हैं, स्किन को स्क्रैच भी करके हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि स्किन टेस्ट इज पैच टेस्ट, एलाइजा, रॉस्ट, ऑल। तो पैच टेस्ट जो होता है वो स्किन का टेस्ट होता है। A dash allergy test means that a person has a specific allergic antibody to the substance tested.
कहते हैं कि जब हम एलर्जी का टेस्ट करवाएंगे तो उसमें अगर एक पेशेंट को एलर्जी है तो वो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पार्शियल नेगेटिव या ऑल। तो जो पॉजिटिव टेस्ट होगा वो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को किसी एक खास सब्सटेंस से एलर्जी है। उसके बाद कहते हैं कि बाय यूजिंग द फॉलोइंग टूल द सिवियरिटी ऑफ द एलर्जी कैन बी डायग्नोस्ड। कहते हैं कौन से टूल हैं जिनको हम यूज़ करके एलर्जी को डायग्नोस कर सकते हैं, टेम्परेचर को, पल्स रेट को, कार्डिक आउटपुट या ऑल। तो ये सारे के सारे जो टूल्स हैं, ठीक है, सारे के सारे वाइटल्स हैं, इनको हम यूज़ करके इनको फाइंड आउट करके एलर्जी की सिवियरिटी को चेक करेंगे कि टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, पल्स रेट ज़्यादा तो नहीं हुई, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा तो नहीं है। तो ये इंडिकेशन होगी कि पेशेंट का एलर्जी का जो लेवल है वो क्या है, सीवियर है। इम्यून इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, यानी कि जब कोई भी हमारे पास एलर्जी होती है, बॉडी के अंदर या इन्फ्लेमेशन होती है, तो उस वक्त एक खास किस्म की सब्सटेंस क्रिएट होती है जो कि बताती है कि बॉडी के अंदर जो एलर्जी है या फिर जो है ना इन्फ्लेमेशन है। तो वो जो है उनको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर कहते हैं। अब वो कहते हैं कि वो केमिकल कौन सा है, क्या नाम है उसका। हिस्टामिन है, एस्पिरिन है, सैलिसाइक्लिक एसिड है, अल्कोहल है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास हिस्टामिन। द सेकेंड टाइम एनी गिवन एलर्जन enters the body it become attached to the newly formed dash IgE antibody। कहते हैं कि जब सेकंड टाइम पे हम एलर्जन को बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो वो क्या होता है, IgE के साथ वो क्या करता है, किस तरह से अटैच होता है, बी शेप में, टी शेप में, वाई शेप में या ऑल। तो ये वाई शेप के साथ जो है इसकी अटैचमेंट होती है, यानी वाई शेप बनाता है ये। When an allergen first time enter the body, the B lymphocyte produce an antibody। जब पहली दफ़ा एलर्जन इंटर होगा तो बी लिम्फोसाइट जो है हमारी बॉडी के बी सेल्स जो हैं वो एक एंटीबॉडी बनाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, अम्यूनोग्लोबिन, ग्लोबिन आई, अम्यूनोग्लोबुलिन जी, अम्यूनोग्लोबुलिन एम या नन। तो जो है सबसे पहले ई जो है, ई वाली अम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो फॉर्मेशन होती है उसकी। फिर उसके बाद कहते हैं कि IgE जो एंटीबॉडी है अटैच टू, अब जो IgE एंटीबॉडी बन गई है एलर्जन की एंट्री पे, वो किसके साथ जाके अटैच होगी, बीटा सेल के साथ, मास्ट के साथ, या 5HT1 रिसेप्टर्स के साथ, या नन के साथ। तो मास्ट सेल के साथ जाके ये अटैच होगी और एलर्जन को क्या करेगी, किल करने की कोशिश करेगी। उसके बाद कहते हैं कि इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस द टी सेल इनिशिएट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इन पिंक्रियास। तो कहते हैं कि जो पिंक्रियास के अंदर जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है, टी सेल्स उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे टाइप 1 के अंदर, टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर, यानी शुगर की जो बीमारी होती है, ठीक है। तो कौन से सेल्स हैं जो कि जो ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, कौन से सेल हैं जो कि डिस्ट्रॉय होंगे, सिक्रोज प्रोड्यूसिंग है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग, ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग या ग्लाइकोजिन। तो करेक्ट आंसर है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं होगा और पेशेंट डायबिटीज़ में जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल एंटीजन इज एटेक्सिया, डिप्लोपिया, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस या ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्या है जी, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। नेक्स्ट कह रहा है बिकॉज इट टेक्स आर डे आर 2 day फॉर द टी सेल टू स्टिमुलेट द फॉलोइंग एक्सपोजर टू द एंटीजन एंड दीज रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड डैश हाइपर सेंसिटिविटी, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड, डिलेड टाइप या फिर इमीडिएट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला है जो कि डिलेड टाइप में आता है। इंजेक्टेबल एलर्जेंस आर स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, पोलन, इंजेक्शन ऑफ मेडिसन या बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, बोथ ए एंड बी। डैश इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सीजनल एलर्जिक रेनाइटिस, फूड, स्मोक, पोलन, ऑल। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, पोलन आ जाता है। इनहेलेंट एलर्जेंस आर डिस्पर्स्ड इन फूड, वाटर, एयर और या फिर ऑल, ठीक है। तो एयर इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास। द डैश द फॉरेन सब्सटेंस दैट प्रोवोक्स अ रिएक्शन, कहते हैं कि ऐसी कौन सी सब्सटेंस है जो कि किसी एक रिएक्शन को प्रोवोक करेगी हमारी बॉडी के अंदर जाके, जिससे एंटीबॉडी है, एलर्जन है, हार्मोन है या नन। तो एलर्जन जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर देगा, उभार देगा कि वो बॉडी के अंदर मल्टीपल रिएक्शंस को स्टार्ट करवा देगा। अनडिज़ायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड, कहता है कि हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम है लेकिन वो कुछ ऐसे काम कर रहा है जो कि अनडिज़ायरेबल है, जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। तो कहते हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपो सेंसिटिविटी या बोथ, बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी है। द टर्म एलर्जी वॉज फर्स्ट डिफाइंड बाय द वॉन पैरिक्वेट इन 1606 के अंदर, 1706, 1806 या 1906। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 1906 है। Allergy is a dash hypersensitivity, type 1, 2, 3 or 4. तो correct answer is 1. Antigen is antibody producing agent, lipid producing agent, carbohydrate producing agent या all। तो इसका correct answer हमारे पास क्या आ जाता है जी, antibody producing agent। उसके बाद आ जाता है जी swelling of the nasal mucosa is, नेज़ल म्यूकोसा की जो स्वेलिंग होती है, यानी हमारी जो नेज़ल कैविटी उसके सराउंडिंग में अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाई है, उसको हम क्या कहते हैं उसकी स्वेलिंग को, एस्थमा, कफ, एलर्जिक रिनाइटिस या COPD।
COPD, ठीक है। तो ये हमारे पास एलर्जिक रिनाइटिस में आता है। डिस्पीनिया अगेन यहाँ पे पूछा हुआ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, स्मोक क्या होता है, इनहेलेंट एलर्जन है, पोलन हमारे पास क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट है। उसके बाद कहता है कि सेल्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट हैं। पोलन इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द सीजनल एलर्जिक रिनाइटिस, ठीक है। कहते हैं कि पोलन की वजह से कौन सी एलर्जिक रिनाइटिस होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें जो है इन्होंने जो आंसर है वो क्वेश्चन के अंदर ही ऐड कर दिया, एक मिस्टेक है। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर पोलन के बारे में पूछें कि पोलन की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो वो हमारे पास एलर्जिक रिनाइटिस आता है। एलर्जिक रिनाइटिस को हम इज आल्सो कॉल्ड हे फीवर कहा जाता है। फिर उसके बाद कहता है कि द एलर्जिक अटैक ड्यू टू बैड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज या इज टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल एलर्जी इसको कहा जाता है, ठीक है। फूड एलर्जी इज काज्ड बाय, फूड जो एलर्जी है वो किस वजह से हो रही है, वीट, सोयाबीन, मिल्क, ट्री, नट्स, शेलफिश एंड बनाना, या फिर वीट, एग एंड एप्पल, या ऑल। तो ऑल जो है इसके अंदर है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें क्या है हमारी फूड में आती हैं और इनकी वजह से अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है। एनिमल एलर्जी इज़ ड्यू टू, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जानवरों से एलर्जी होती है, उसकी रीज़न क्या होती है, उनका डेंडर स्किन, बोथ ए एंड बी, यानी सलाइवा और यूरिन, या नन। तो पेशेंट लोगों को अक्सर जो जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं, उनकी स्किन या उनकी डेंडर से, डेंडर बोलते हैं खुश्की को, ठीक है, उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। उसके बाद कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू जेल एंड रॉबिन, ठीक है, जो गेल एंड रॉबिन थे, कॉम्स टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो थी हाइपर सेंसिटिविटी की कितनी टाइप्स थी, 1 2 3 और 4, तो करेक्ट आंसर है 4। उसके बाद कहता है कि मीडिएटर ऑफ द इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज, कोई भी इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज है उसमें जो मीडिएटर है वो क्या है, IgG है हमारे पास। फिर इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटर इज अगेन ये वही क्वेश्चन है। क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इज डैश टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया जाता है और वो बॉडी हमारी उसको रिजेक्ट कर देती है, तो उसके पीछे भी हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो कहते हैं ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी में आता है, 1 2 3 और 4, तो करेक्ट आंसर इज 4। रिनोरिया क्या है, रनिंग नोज है, हिमोलाइसिस है, स्वेलिंग ऑफ लंग है, या फिर स्किन रैश। तो करेक्ट आंसर हमारे पास रनिंग नोज आ जाता है। मेस्थीनिया ग्रेविस इज, तो ये हमारे पास एक कह लें कि एक डिसऑर्डर का नेम है, ठीक है, जिसमें वीकनेस हो जाती है हमारे मसल्स की, ठीक है, स्केलेटल मसल्स की जो वीकनेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। उसके बाद कहता है कि निस्टैग्मस is uncontrolled movement of nose, uncontrolled movement of hand, uncontrolled movement of ear, या फिर uncontrolled movement of eye। तो ये जो है आई की जो अनकंट्रोल मूवमेंट होती है उसको हम निस्टैग्मस कहते हैं। उसके बाद हमारा जी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, चैप्टर नंबर 7, जो कि क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड है। अब कहते हैं कि क्रोमेटोग्राफी के अंदर, in chromatography mixture of compound are separated on the basis of relative ह्यूमिडिटी, सोलेबिलिटी, पोलैरिटी और एब्जॉर्प्शन। तो द करेक्ट आंसर इज पोलैरिटी। पोलैरिटी की बेस के ऊपर हम क्या करते हैं कि कंपाउंड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रहे होते हैं एक मिक्सर के अंदर। इफ़ अ मिक्सर ऑफ कंपाउंड्स आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिंग देन इट इज रेडियल क्रोमेटोग्राफी, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, या बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर है सर्कुलर, चूंकि इसमें एक रिंग फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो इस वजह से सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी इसको कहते हैं। इन डैश क्रोमेटोग्राफी सॉल्वेंट टेंड टू मूव अप डाउनवर्ड, ठीक है, डिसेंडिंग, सर्कुलर, असेंडिंग, बोथ ए एंड सी। तो नीचे की तरफ जो है वो हमारा सॉल्वेंट मूव करेगा, तो इस वजह से हम इसको डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इन रेडियल क्रोमेटोग्राफी कंपोनेंट ऑफ मिक्सर विल सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, स्पॉट, आर्च और बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि एक आर्च की फॉर्म में जो है ये सेपरेट होंगे। उसके बाद कहते हैं कि स्ट्रेशी फेस यूज इन अपर क्रोमेटोग्राफी इज पेपर, एक्टिवेटेड चारकोल, टाल्क और सिलिका जेल। तो करेक्ट आंसर क्या है जी, पेपर। पेपर को हम यूज़ कर रहे होते हैं एज अ स्ट्रेशी फेस। उसके बाद कहता है कि स्ट्रेशी फेस यूज इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज, ठीक है, अब थिन लेयर जो TLC जो होती है क्रोमेटोग्राफी, उसके अंदर जो स्ट्रेशी फेस है वो हमारे पास क्या है, सिलिका जेल होती है वो। स्ट्रेशी फेस यूज इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज, अब कहते हैं कि जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर स्ट्रेशी फेस हमारा क्या है, तो इसके अंदर भी हम सिलिका जेल को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जी, बेस लाइन इज डैश एज ऑफ पेपर, ठीक है, या लाइन अपीयर आफ्टर क्रोमेटोग्राफी, लाइन ड्रॉन एट द डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द पेपर, या फिर लाइन ऑफ द सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि बेस लाइन क्या होती है कि हम जो पेपर होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक लाइन जो है वो एक डिस्टेंस के ऊपर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि RF स्टैंड्स फॉर, ठीक है, रेजिस्टेंस फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर, रिलेटिव फैक्टर, या फिर रोटेटिव फैक्टर। तो करेक्ट आंसर इज हमारे पास जो है रिटेंशन फैक्टर आ जाता है।
उसके बाद कहता है कि इन सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी सिंपल सैंपल इज़ अप्लाइड। ठीक है, कहता है कि जो सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी जब करते हैं तो सैंपल को हमने कहाँ पे रखना होता है, सेंटर में, बेस लाइन पे, क्रॉस द सेंटर या नन, तो सेंटर में जो है हमने रखना होता है सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में। रेडियल क्रोमेटोग्राफी सैंपल इज़ अप्लाइड। अब रेडियल जब क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो उस वक्त सैंपल को आपने कहाँ रखना है, जो कंपाउंड आपने सेपरेट करना है, मिक्सर सेपरेट करना है, सेंटर में, बेस लाइन में, अक्रॉस द सेंटर या नन, तो हमने इसको अक्रॉस द सेंटर जो है वो रखना होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है जो कि एक्सट्रैक्शन का है। ठीक है, प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब एक्सट्रैक्शन में भी क्या है कि ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम जो डिफरेंट कंपाउंड को जो है वो सेपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सेपरेशन होती है क्रोमेटोग्राफी के अंदर, जो हम सेपरेशन कर रहे होते हैं वो उसको सेपरेट हम जब करना होता है, ठीक है, तो हमने सेपरेट करना होता है उसकी पोलैरिटी की बेस पे। ठीक है, जबकि हमने जो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसीजर है इसमें हमने इसको सेपरेट करना होता है उसकी सॉल्युबिलिटी की बेस पे। ठीक है, तो कहते हैं कि रिलेटिव जो है ये प्रोसीजर है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन का, इसमें चीज़ों को डिफरेंशिएट कर होते हैं सॉल्युबिलिटी की बेस पे। ठीक है, इस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्शन कहेंगे, मिसिबिलिटी कहेंगे, डिकेंटेशन कहेंगे, या फिर हमारे पास फिल्ट्रेशन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सट्रैक्शन आ जाता है। Material that left behind after extraction is termed as mark, menstruum, trash, solute। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मार्क आ जाता है हमारे पास। लिक्विड दैट इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर इज टर्म्ड एज मार्क, मेंस्ट्रुम, ट्रैश या सल्यूट। जो चीज़ बच जाती है, ठीक है, उसको हमने मार्क कहना है, और जो चीज़ यूज़ की जाती है, जो कि हमने सेपरेट करनी है, एक्सट्रैक्ट निकालना है जिस चीज़ का, उसको हम मेंस्ट्रुम कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि फॉर एक्सट्रैक्शन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, जब आपने एक्सट्रैक्शन करनी है तो उसके लिए की सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज, क्रिएट वैक्यूम, या परफॉर्म एट हाई टेम्परेचर या नन। तो हमने जिन चीज़ों को सेपरेट करना है उनको, उनका जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए। ठीक है, उनको उनका साइज़ छोटा कर देना चाहिए। उसके बाद कहता है कि टेक्निक इन विच द हॉट मेंस्ट्रुम इज पोर्ड ऑन द क्रूड ड्रग इज डिकॉक्शन, पर्कुलेशन, या डाइजेशन, या इन्फ्यूजन। ठीक है, तो इन्फ्यूजन जो है ये टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि हॉट मेंस्ट्रुम जो है वो ऐड कर देते हैं क्रूड ड्रग पे। उसके बाद कहता है कि टेक्निक इन विच द ड्रग इज कवर्ड इन पाउच एंड मेंस्ट्रुम। ठीक है, यानी वो टेक्निक जिसके अंदर ड्रग को हमने मेंस्ट्रुम के साथ भी कवर करना है और पाउच में इसको बंद रखना है, उसको जेंटली हीट करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकॉक्शन कहते हैं, पर्कुलेशन, डाइजेशन, या मैसीरेशन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, मैसीरेशन आ जाता है। इन्फ्यूजन प्रोसीजर इज कैरिड आउट इन पर्कुलेटर, सॉसलेट ऑपरेटर्स, या इन्फ्यूजन पॉट, या फिर बीकर। तो इन्फ्यूजन पॉट इसका जो है करेक्ट आंसर है। कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन डैश इज यूज्ड, पर्कुलेटर, सॉसलेट ऑपरेटर्स, इन्फ्यूजन, या फिर इन्फ्यूजन पॉट, या फिर बीकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी, सॉसलेट ऑपरेटर्स है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये प्रोसेस जो है हॉट एक्सट्रैक्शन का कंटिन्यू करना होता है। यानी ये एक टाइप है इसकी, कंटिन्यू हॉट एक्सट्रैक्शन एक एक्सट्रैक्शन की टाइप है। ठीक है, जिसके लिए एक खास किस्म का ऑपरेटर्स यूज़ किया जाता है और फिर चीज़ों को हम सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि फॉर सॉफ्ट नेचर ड्रग डैश प्रोसेस यूज, यानी ऐसी ड्रग्स जो कि सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, और उनके लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं वो क्या कहलाता है, डिकॉक्शन, पर्कुलेशन, डाइजेशन, या इन्फ्यूजन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, इन्फ्यूजन आ जाता है। उसके बाद कहते हैं कि इफ द ड्रग इज नॉट हीट स्टेबल विच मेथड शुड नॉट बी यूज्ड। कहते हैं कि अगर एक ऐसी ड्रग है जो कि हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो उसके लिए हमें कौन सा मेथड जो है वो नहीं यूज़ करना चाहिए, डिकॉक्शन का, पर्कुलेशन का, मैसीरेशन, या ऑल। तो हम डिकॉक्शन जो है वो नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें हम हीट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से ड्रग की जो उसके सेलुलर टिश्यूज़ हैं वो डेड हो सकते हैं, और हमें जो है ना, जो उसके यूज़फुल इंग्रेडिएंट हैं वो हमें ऑब्टेन नहीं होंगे। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ डैश ड्रग मार्क इज़ नॉट प्रेस्ड। ठीक है, कहते हैं कि अगर हम कौन सी ड्रग है जिसमें हमें जो है वो मार्क को जो है वो प्रेस नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज को, अनऑर्गेनाइज को, बोथ ए एंड बी, या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है अनऑर्गेनाइज ड्रग। उसके बाद कहते हैं कि शेल्फ लाइफ ऑफ एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम इन्फ्यूजन इज, यानी कि अगर आपने इन्फ्यूजन के थ्रू चीज़ों को एक्सट्रैक्ट निकाला है वो कितनी देर तक रह सकता है, 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, या फिर 12 डेज़ के लिए, या फिर 7 डेज़ के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 24 आवर्स। उसके बाद कहता है जी द एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन आफ्टर पर्कुलेशन इज नोन एज, यानी पर्कुलेशन के थ्रू आपने जो एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन किया उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्ट कहेंगे, पर्कुलेटर कहेंगे, सब्लिमेट कहेंगे, या नन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, पर्कुलेटर आ जाता है। उसके बाद कहता है कि एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग साइज इन पर्कुलेशन इज, कहता है कि जब आप पर्कुलेशन का प्रोसेस करते हैं और ड्रग का साइज़ को रिड्यूस कर देते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा। तो इसमें ये होगा कि एक तो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, यानी ये इसका करेक्ट आंसर है कि सरफेस एरिया जो है वो हमारे पास जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम जो है एक ड्रग
उसको उसमें से उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इंट्रैपमेंट ऑफ एयर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय डैश इन परकुलेशन, यानी कि कहते हैं कि हवा की जो है इंट्रेंस जो है हवा यानी किसी चीज़ के अंदर उस परकुलेशन के प्रोसेस में ना जाए, इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं? इम्बिबिटेशन के थ्रू, पैकिंग के थ्रू, साइज रिडक्शन या ऑल। तो इम्बिबिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, एयर की जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद कहते हैं कि इफ अल्कोहल इज़ यूज्ड एज मेंस्ट्रुम डैश परकुलेटर इज़ यूज्ड। ठीक है, कहता है कि अगर हम जो है वो मेंस्ट्रुम में अल्कोहल को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर अल्कोहल को यूज़ किया जाता है और वाटर को यूज़ किया जाता है। कहते हैं कि अगर अल्कोहल यूज़ करें तो उस कंडीशन में हम कौन सा परकुलेटर यूज़ करेंगे, ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे? तो क्लोज वाला यूज़ करेंगे। उसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट, कि जो है अल्कोहल के थ्रू चीज़ें जो है वो इवेपोरेट हो सकती हैं, तो इस वजह से हमने उसको क्या करना है, सेव रखने के लिए उसको वोलेटाइल होने से बचाने के लिए जो है उसको क्लोज परकुलेटर के अंदर यूज़ करेंगे। तो इसके बाद कहते हैं कि इन परकुलेटर टैप इज ओपन आफ्टर डैश और टू ओपन इन द परकुलेटर। तो वो जो परकुलेटर जो ऑपरेटर्स होता है उसके ऊपर एक टैप लगी होती है, जब चीज़ें उसमें से सेपरेट हो जाती हैं तो उसको जब हमने सेपरेट करना है तो वो कितनी देर बाद करना है, उस टैप को कितनी देर बाद ओपन करना है कि हमें एक्सट्रैक्ट मिल जाए। 12 आवर्स के बाद, 24 आवर्स के बाद, 48 या फिर 4 आवर्स। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, 24 आवर, यानी एक दिन के बाद आपने जो है परकुलेटर को ओपन करना है। ठीक है, टैप को ओपन करना है। उसके बाद कहते हैं कि इन डबल मैसीरेशन menstruum is divided into dash parts, while in triple maceration menstruum is divided into dash part। यानी कि कहते हैं कि डबल मैसीरेशन है उसमें कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे मेंस्ट्रुम को, और जो ट्रिपल मैसीरेशन है उसमें कितनी दफ़ा। तो करेक्ट इसका आंसर है वो डबल में 2 टाइम करेंगे और ट्रिपल के अंदर 3 टाइम हम करेंगे। नेक्स्ट क्या जाता है, इन इन्फियन मेंस्ट्रुम डैश इज वार्म एट डैश डिग्री। ठीक है, मेंस्ट्रुम को हमने वार्म अप करना है कौन सी डिग्री पर, कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, 200 से 200 करना है, 200 से 250, 200 से 300 या 150 से 200। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, 200 से 250 के दरमियान में। उसके बाद कहते हैं कि इन डिकॉक्शन डैश डैश इज यूज्ड एज मेंस्ट्रुम, वाटर, अल्कोहल, एसीटोन या ऑल। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, वाटर डिकॉक्शन, यानी कि जब किसी चीज़ का हम लोगों ने जो शानदा वगैरह बनाना है, ठीक है, तो उसमें मेंस्ट्रुम क्या यूज़ होता है, वाटर होता है। इन मैसीरेशन ड्रग इज सस्पेंडेड इन द मेंस्ट्रुम फॉर डैश डेज, 2 to 14 डेज, 7 डेज, 2 to 10 डेज या ऑल। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 2 से 14 डेज तक। अब कहते हैं कि द बेसिक एम ऑफ मल्टीपल मैसीरेशन, यानी मल्टीपल हम मैसीरेशन कर रहे होते हैं उसके पीछे इशू क्या होता है, ठीक है, कि क्यों हम बार बार ये कर रहे होते हैं, मल्टीपल टाइम क्यों एक्सट्रैक्शन दे रहे होते हैं। उसके पीछे जो रीज़न है वो यही एक सिंगल रीज़न है, एक टू रिमूव द रिमेनिंग API इन टू द मेंस्ट्रुम। ठीक है, कि मेंस्ट्रुम में जो APIs हैं, ठीक है, AIP क्या है, एक्टिव जो फार्माकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, उनको निकाल लेना है। यानी अगर कोई बच भी गया है तो उसको फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को आप क्या कर लेते हैं, निकाल देते हैं। उसके बाद कहते हैं द प्रोसेस इन विच द ड्रग इज बॉइल्ड विद द वाटर फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। वो प्रोसेस जिसके अंदर हम ड्रग को पानी के अंदर बॉयल करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डिकॉक्शन, परकुलेशन, डाइजेशन या इन्फियन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाता है, डिकॉक्शन। ठीक है, उसके बाद कहते हैं द प्रोसेस इन विच द ड्रग इज पाउडर्ड एंड कवर्ड इन अ पाउच देन डिप्ड इन मेंस्ट्रुम फॉर 2 to 14 डेज इज टर्म्ड एज डिकॉक्शन, परकुलेशन, डाइजेशन या मैसीरेशन। तो ये मैसीरेशन प्रोसेस कहलाता है जिसमें हम ड्रग को पाउडर फॉर्म में लेते हैं, उसको एक पाउच के अंदर कवर करते हैं और फिर उसके बाद मेंस्ट्रुम के अंदर 2 से लेकर 14 दिन तक हमने उसको क्या करना होता है, डिप करके रखना होता है। उसके बाद कहते हैं कि द प्रोसेस इन विच द ड्रग इज पाउडर्ड पैक इनटू द कॉलम एंड अलाउ द मेंस्ट्रुम टू पास थ्रू द कॉलम इज नोन एज। उसमें हमने पाउच के अंदर कवर किया था, इसमें हमने जो है वो कॉलम में पैक करके रखना है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, परकुलेशन कहेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं कि इफ द मैसीरेशन प्रोसीजर इज जेंटली हीटेड द प्रोसेस इज नोन एज। कहते हैं कि मैसीरेशन को अगर आप हीट अप कर देते हैं ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिकॉक्शन, परकुलेशन, डाइजेशन या मैसीरेशन। तो डाइजेशन जो है ये प्रोसेस आ जाता है। उसके बाद कहता है कि मॉइस्चनिंग ऑफ द क्रूड ड्रग इज़ नोन एज। ठीक है, अब कहता है कि जो अगर ड्रग्स के अंदर थोड़ी सी मॉइस्चर हम ऐड करते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इम्बिटेशन, साइज रिडक्शन, एक्सट्रैक्शन या फिर मैसीरेशन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, इम्बिटेशन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी हम इंट्रैपमेंट ऑफ एयर कैन बी मिनिमाइज्ड, ये दोबारा रिपीट हो गया है। तो इम्बिटेशन जो है इसका करेक्ट आंसर है।
ओपन परकुलेटर कैन यूज फॉर डैश मेंस्ट्रुम। ओपन परकुलेटर हम किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो जो नॉन वॉलेटाइल हैं यानी ऐसी चीज़ें जो कि जो है इवेपोरेट ना होती हों उनके लिए हम यूज़ करेंगे, जबकि क्लोज परकुलेटर को हम जो है वो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, चैप्टर नंबर 9 जो है जी पॉइजनस प्लांट काजिंग ओरल टॉक्सिसिटी बिलोंग्स टू फैमिली एरियसी, एमारलीडियसी, लेग्यूमिनेसी या फिर बारबीडियसी। तो कहता है कि ऐसे प्लांट जो कि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एरियसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं और ओरल कैविटी के अंदर प्रॉब्लम काज करते हैं। उसके बाद कहता है कि प्लांट टॉक्सिक टू गैस्ट्रिक इरिटेंट बिलोंग्स टू फैमिली, यानी ऐसे प्लांट जो कि हमारे स्टमक के ऊपर बैड इफेक्ट देते हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, एरियसी से, एमारलीडियसी से, लेग्यूमिनेसी या फिर बारबीडियसी। तो इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है, एमारलीडियसी। उसके बाद कहते हैं कि लॉस ऑफ वॉइस यानी आवाज़ का ख़त्म हो जाना इज़ रिपोर्टेड बाय द प्लांट। कौन सा प्लांट है जिसकी वजह से हमारी वॉइस के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है, अरिस्मिया, ट्राइफेलम, कोलोकेसिया या एस्कुलेंटा या फिर नैर्सिसस टेजेटा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर और जो थर्ड वाला है वो बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास पहला वाला और सेकंड वाला यानी ए एंड बी जो दोनों ऑप्शन है इसमें करेक्ट है, लेकिन हम डी को टिक करेंगे। उसके बाद कहता है जी नैर्सिसस टेजेटा इज़ फाउंड मोस्टली इन, कहते हैं कि अब ये नैर्सिसस टेजेटा जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पंजाब में, गिलगित में, सिंध में या ऑल। तो ये हमारे पूरे पाकिस्तान के जितने एरियाज़ हैं ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद कहते हैं कि टॉक्सिक कंपाउंड काजिंग माउथ और ओरल टॉक्सिसिटी इज़ लिकोरीन, कैल्शियम ऑक्सलेट, एट्रोपिन या एब्रीन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, कैल्शियम ऑक्सलेट। उसके बाद कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज टॉक्सिक टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा। हमारे स्टमक के ऊपर कौन से प्लांट हैं, ठीक है, जो कि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, एरिस्मिया, ट्राइफेलम, करीनम, एसीटकम। उसके बाद नैर्सिस टेसेटा या फिर बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी जो है इसके करेक्ट आंसर है। कंपाउंड टॉक्सिक टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज, इसमें दोबारा से पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड है जो कि हमारे स्टमक की म्यूकोसा को जो है वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। पहले वाला तो भी ये था लेकिन उसमें भी प्लांट्स का पूछा गया था, इसमें भी जो है कंपाउंड का पूछा गया है, लिकोरीन है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, एट्रोपिन या एब्रीन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, लिकोरीन है, जो कि हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को अफेक्ट करेगी, इन्फ्लेमेशन काज करेगी, डैमेज करेगी। उसके बाद कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज इरिटेंट टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अब कौन सा प्लांट है जो कि हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करेगा। तो उसमें सबसे पहले उसने पूछा है जी एस्लिकस इंडिका, रिस्मिया ट्राइफेलम या फिर पोडोफाइलम इमोडी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ए एंड सी यानी कि डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। टॉक्सिक प्लांट प्रेजेंट इन एसिक्यूलस इंडिका इज लिकोरीन, कैल्शियम ऑक्सलेट, सैपोनिन अल्कलाइड या एब्रीन। यानी कि कहते हैं कि एसिक्यूलस जो इंडिका प्लांट है इसके अंदर कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो सैपोनिन अल्कलाइड जो है ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद कहता है कि फैमिली ऑफ पोडोफाइलम इमोडीज, यानी जो पोडोफाइलम प्लांट है इसकी फैमिली कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बारबीडियेसी आ जाती है। उसके बाद है टॉक्सिक कंपाउंड प्रेजेंट इन पोडोफाइलम इमोडीज, जो पोडोफाइलम इमोडी है इसके अंदर टॉक्सिक कंपाउंड कौन सा है, तो पोडोफाइलिन जो है इसके अंदर होता है जो कि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आ जाता है जी ड्राइनेस ऑफ माउथ इज काज्ड बाय द प्लांट ऑफ द फैमिली, लेग्यूमिनेसी, सोलानेसी, बारबीडियेसी या फिर एरियेसी। यानी कि हमारे मुंह के अंदर ड्राइनेस हो जाती है वो कौन से प्लांट हैं, यानी उनकी फैमिली कौन सी है ये पूछा गया इसमें। उसके बाद कहता है कि टॉक्सिक कंपोनेंट हायोसिन इज प्रेजेंट इन, कहता है कि ये जो हायोसिन है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एट्रोपा बेलाडोना के अंदर, दतूरा सेट्रोमोनियम के अंदर, ठीक है, या फिर रिस्मिया ट्राइफेलम या बोथ ए एंड बी। तो दतूरा जो होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद कहते हैं कि दतूरा सेट्रोमोनियम इज फाउंड एट डैश एल्टीट्यूड, ये कहता है कि जो दतूरा प्लांट है ये कहाँ पे कितनी हाइट पे प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास ये 5000 से लेकर 9000 फीट की हाइट पे ये प्लांट जो है वो ग्रो करता है। उसके बाद कहते हैं कि प्लांट काजिंग आई साइट वीकनेस इज, यानी ऐसा प्लांट जो कि आई साइट की अंदर कमजोरी पैदा करता है, वो दतूरा सेट्रोमोनियम की वजह से ही ये भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद कहता है कि कोनियम मैक्यूलेटम काज टॉक्सिसिटी बाय,
अब यहाँ पे भी एक प्लांट जो है वो उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन ये प्लांट जो है ये टॉक्सिसिटी किस एरिया में कर रहा होता है, ठीक है, कैसे करता है। काजिंग CNS डिस्टर्बेंस, काजिंग ड्राइनेस ऑफ माउथ, या फिर इंक्रीजिंग GIT मोटेलिटी, या काजिंग CVS डिस्टर्बेंस। तो ये हमारे GIT की मोटेलिटी यानी उसकी मूवमेंट को बढ़ा के टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद कहते हैं कि वेंटिकुलर टैकीकार्डिया इज द मेन सिम्टम ऑफ द टॉक्सिसिटी बाय, यानी कि कहते हैं कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का मतलब ये है कि हमारा हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, स्पेशली वेंट्रिकल्स का, ठीक है। तो वो किसकी वजह से हैं? डिजिटलिस परप्यूरा की वजह से, नेरियम इंडिकम की वजह से, डिजिटलिस लेनेटा की वजह से, या फिर ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑल आ जाएगा कि ये तीनों प्लांट्स जो हैं टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करने वाले हैं। उसके बाद कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट का CVS डिस्टर्बेंस, यानी ऐसे कौन से प्लांट है जो कि हमारे CVS सिस्टम के ऊपर यानी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम काज करेंगे। नीरियम इंडिगम, कैनेबस ट्राइबम, क्यूकेटा विरोसा, या फिर बोथ B एंड C। तो ए वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कहते हैं कि टॉक्सिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन डिजिटलिस परप्यूरा इज, डिजिटलिस के अंदर कहते हैं कि कौन से कंपोनेंट है जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। डिजिऑक्सिन, डिजिटॉक्सिन, या फिर कैराबिन, या बोथ A एंड B। तो बोथ A एंड B यानी डिजिऑक्सिन या और डिजिटॉक्सिन जो है ये, सॉरी गिटिटॉक्सिन जो है ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि फैमिली ऑफ नीरियम इंडिकम इज, ठीक है, नीरियम इंडिकम की फैमिली जो है वो पूछी हुई है, तो उसमें आ जाता है एपोसाइनेसी आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 21 वाला जो है दी प्लांट ऑफ डिजिटलिस आर फाउंड इन, डिजिटलिस का पूछा हुआ है कि ये किन एरिया में पाया जाता है। हज़ारा एंड आज़ाद कश्मीर, चित्राल एंड आज़ाद कश्मीर, मरी एंड आज़ाद कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर है जी हज़ारा एंड आज़ाद कश्मीर, पहले वाला। उसके बाद कहते हैं कोनीन एंड सूडो कॉनहाइड्रिन इज अ टॉक्सिक कंपोनेंट फाउंड इन कोनियम मैकुलेटम, नेरियम इंडिकम, कैनेबस टाइवम, या फिर क्रिकेटा विरोसा। तो इसका जो सबसे पहले वाला है कोनियम मैकुलेटम, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जी कैराबिन इज अ टॉक्सिक कंपोनेंट ऑफ द प्लांट, कोनियम मैकुलेटम, नेरियम इंडिकम, कैनेबस ट्राइवम, या फिर क्रिकेटा विरोसा। तो इसका करेक्ट आंसर है नेरियम इंडिकम। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट CNS डिस्टर्बेंस, यानी इसमें से कह रहे हैं कि कौन से प्लांट है जो कि CNS के ऊपर जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। उसमें सबसे पहले है जी कैनेबस ट्राइवम, क्यूकेटा विरोसा, कोनियम मैकुलेटम। तो इसमें जो हमारे पास जो कैनेबस ट्राइवम और जो क्यूकेटा विरोसा है ये दोनों के दोनों CNS के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो डी वाला जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद कहते हैं कि फॉलोइंग प्लांट्स आर द साइनोजेनेटिक एक्सेप्ट, कहते हैं कि नीचे कौन से प्लांट है जो कि साइनोजेनेटिक है एक के अलावा। प्रोनस मैगडेलस, मेनी हॉट, एस्कुलेंटा। उसके बाद है जी क्यूकेटा विरोसा, या फिर नन। तो क्यूकेटा विरोसा जो है वो इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद है मैगडेलिन इज प्रेजेंट इन प्रोनस मैगडेलस, मेनी हॉट, एस्कुलेंटा, बोथ और नन। तो इसका जो पहला वाला आंसर है जी प्रोनस मैगडेलिस, जो कि हमारे पास ऑलमेंट का बोटेनिकल नेम है, ठीक है, ये मैगडेलिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद कहते हैं कि लीवर डैमेजेस caused by the toxicity of the following plant क्यूकेटा विरोसा, मिनी हॉट, एस्कुलेंटा, या फिर नीरियम इंडिगम, या ऑल। तो जो मिनी हॉट है वो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आ जाता है जी कन्वलिजन इज कॉमन सिम्टम ऑफ, यानी कन्वलिजन बोलते हैं कि हमें जो है वो झटके लगते हैं, ठीक है। कहते हैं कि ये किसका एक कॉमन सिम्टम है? CNS डिस्टर्बेंस का, ड्राइनेस ऑफ माउथ का, साइनोजेनेटिक प्लांट्स की वजह से, या CVS डिस्टर्बेंस की वजह से। तो हमें ये जो इशू होता है, ठीक है, कन्वलिजेंस का यानी झटके लगना, ये CNS की वजह से, मतलब इसमें डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं। उसके बाद है जी फैमिली ऑफ द मिनी हॉट एस्कुलेंटा इज, ठीक है, तो इसका है जी रोजिएसी, यूफोरबेसी, बारबिडियसी, या फिर सोलनेसी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है जी यूफोरबियसी। उसके बाद है जी ऑल ऑफ द फॉलोइंग काज GIT टॉक्सिसिटी एक्सेप्ट, कहते हैं कि सारे के सारे प्लांट GIT टॉक्सिसिटी काज करते हैं एक्सेप्ट वन के। सबसे पहले है जी एसिक्यूलस इंडिका, ठीक है, ये भी GIT टॉक्सिसिटी काज करेगा। नीरियम इंडिकम जो है ये टॉक्सिसिटी हमारे GIT के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा, तो यही करेक्ट आंसर है। फिर कहते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर इरिटेंट टू गेस्ट्रोइंटेरिक सिस्टम, ठीक है, कहते हैं कि इसमें जितने भी हैं वो सारे इंटेरोस हमारे जो GIT सिस्टम है, ठीक है, उसको अफेक्ट करते हैं एक्सेप्ट वन। तो उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है जी हमारे पास एरिसीमिया,
ट्राइफिलम जो कि ओरल टॉक्सिसिटी काज करता है। फिर उसके बाद कहता है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा को अफेक्ट करता है एक्सेप्ट, ठीक है, यानी सारे के सारे प्लांट हैं जो मतलब टॉक्सिसिटी गैस्ट्रिक म्यूकोजा पे काज करेंगे लेकिन एक नहीं करेगा। इसमें भी जो सारे ऑप्शन है वो अरिस्मिया ट्राइफिलम जो है वो नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे ओरल कैविटी को अफेक्ट करता है। उसके बाद आ जाता है जी चैप्टर नंबर 10, लास्ट वाला चैप्टर है। तो कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड अ ग्लूकोज कंपोनेंट कार्ड। कहते हैं कि जब ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, जो ग्लाइकोसाइड्स है जब हम उनकी ब्रेक डाउन करते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ग्लाइकोजन। उसके बाद कहते हैं कि सिना इज एग्जाम्पल ऑफ डैश क्लास, ठीक है, सिना जो है, सिना मक्खी जिसको कहते हैं, वो कहते हैं कौन सी क्लास में आएगी, एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स में आएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड, ठीक है, कहते हैं कि इनमें से कौन से हैं जो कि हमारे कार्डियोटोनिक हैं, ठीक है, ग्लाइकोसाइड है, सेना है, एलो है, रुबर्ब है या फिर डिजिटलिस, तो करेक्ट आंसर डिजिटलिस है। इसके बाद है जी केशिया एक्यूटिफोलिया इज नोन एज अलेक्जेंडेरियन सेना, ठीक है, टिनावली सेना, इमोडियन सेना या फिर नन, तो पहला वाला जो है अलेक्जेंड्रियन सेना वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद है साइनोसाइड आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ केशिया सेना ग्लिसरीजा बोथ ए एंड बी, तो पहला वाला जो आंसर है, और केशिया और सना जो दोनों के दोनों हैं ये साइनोसाइड इनके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद है जो टिनावेली सना इज द नेम ऑफ द सना ऑब्टेन फ्रॉम केशिया एंग्योस्टिफोलिया, ठीक है, इसका जो है वो करेक्ट जो है बेसिकली बोटेनिकल नेम है जिससे हम जो है जिसको हम क्या कहते हैं, टिनावेली सना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज एंटी गाउट, यानी हमारे जो गाउट के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हम कौन सी जो है ड्रग यूज़ करेंगे, केशिया को, एलो को, डिजिटलिस को या सेना को, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास केशिया आ जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है जी फैमिली ऑफ एलो इज, एलोवेरा की फैमिली पूछी है तो वो इसमें लिलिएसी आ जाती है, लेगिमिनोसी या फिर सुक्रोलोफ्लोरिएसी आ जाता है या नन, तो सबसे पहला वाला जो इसका आंसर है वो ठीक है, लिलिएसी। उसके बाद है जी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एलो इज साइनोसाइड, एलोइन, बार्बोलाइन, बोथ बी एंड सी, तो पहला वाला सेकंड वाला जो है हमारे पास इसमें ठीक है, एलोइन। उसके बाद कहता है कि टू कलेक्ट द ड्राइड जूस ऑफ द एलो लीव्स आर कट, ठीक है, कहता है कि अगर हम एलोवेरा का जूस लेना चाहते हैं तो हमें लीव्स को कट करना चाहिए, ठीक है, एस शेप में, वी शेप में या स्क्वायर या ट्रायंगुलर, तो वी शेप में हमने जो है इसको कट करना होता है। उसके बाद कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ऑफ एलो, कहते हैं कि एलो को हम किस चीज़ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कार्डियोटोनिक, हेयर टॉनिक, एक्सपेक्टोरेंट या फिर फ्लेवरिंग एजेंट, तो हेयर टॉनिक के तौर पे जो है इसको यूज़ किया जाता है। ग्लेसिर इज द ग्लैब्रा इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश ईयर ओल्ड प्लांट, यानी जो मलहट्टी होती है उसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम, 3 से 4 ईयर ओल्ड प्लांट से। उसके बाद कहते हैं कि द लीव्स ऑफ द डिजिटलिस आर कलेक्टेड फ्रॉम सितंबर टू नवंबर इन इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग या मिड नॉन, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है जी आफ्टरनून में हम जो है सितंबर से नवंबर के दरमियान में डिजिटलिस के जो लीव्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि लीव्स ऑफ डैश आर पैक्ड इन डिसेंट, एलो, डिजिटलिस, नीडियम, इंडियम या सना, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाता है जी डिजिटलिस, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि मेच्योर फ्रूट ऑफ डैश आर कलेक्टेड इन जून एंड जुलाई, जून और जुलाई में हम कौन से प्लांट के फ्रूट को कलेक्ट करते हैं, मेच्योर फ्रूट को, एलो के, डिजिटलिस के, स्ट्रोफेंथस के या सेना के, तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है जी स्ट्रोफेंथस। उसके बाद है जी गीटा लॉक्सिन इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डैश, डिजिटलिस इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आ जाता है जी ग्लिसराइजिक एसिड इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि ग्लिसरीज द ग्लैब्रा के अंदर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है जी एपोसाइनेसी इज द फैमिली ऑफ डैश, स्ट्रोफेंथस इसका करेक्ट आंसर है कि स्ट्रोफेंथस की जो फैमिली है वो हमारे पास एपोसाइनेसी है। नेक्स्ट आ जाता है जी कॉम्बिक एसिड इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, यानी कॉम्बिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो नेक्स्ट है जी कॉम्बिक एसिड इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलो, डिजिटलिस, स्ट्रोफेंथस या ग्लिसरीज ग्लैब्रा, तो इसका आंसर है जी स्ट्रोफेंथस। उसके बाद है जी एरो पॉइजन इज अ वर्ड यूज फॉर, तो एरो पॉइजन को हम यूज़ करते हैं डिजिटलिस के लिए। लीव्स ऑफ डैश
आर ड्राइड एट सेंटीग्रेड, सॉरी 60 ग्रेड। तो कहते हैं कि लीव्स जो हैं, यानी कौन सा प्लांट है जिसके लीव्स को हम 60 सेंटीग्रेड पे जो है वो ड्राई कर रहे होते हैं। एलोके डिजिटलिस के नीरियम इंडिकम या सना के, तो डिजिटलिस के जो लीव्स होते हैं उनको हमने 60 सेंटीग्रेड के ऊपर जो है ड्राई करना होता है। डैश आर नेचुरली ऑकरिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अल्कलाइड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइड और फिक्स्ड ऑयल। तो आंसर इज अल्कलाइड। सिनकोना बार्क इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश अल्कलाइड। पाइरिडीन, पेप्रिडिन, ट्रोपेन अल्कलाइड या क्यूनालिन अल्कलाइड या इंडोल अल्कलाइड। तो आंसर हमारे पास क्या है जी, क्यूनालिन अल्कलाइड। उसके बाद है जी कॉफी इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश अल्कलाइड। इंडोल अल्कलाइड, अल्कलाइडल अमाइन या फिर प्यूरिन अल्कलाइड्स या फिर स्टीराइडल। तो आंसर है हमारे पास प्यूरिन। उसके बाद कहते हैं जी छोटा चंदन इज द कॉमन नेम ऑफ रोवल्फिया, कॉफी, सिनकोना या फिर कैथरिंथस। तो आंसर इज रोवल्फिया। उसके बाद है जी रतन जोत इज कॉमन नेम फॉर रोवल्फिया, कॉफी, सिनकोना और कैथरिंथस। तो आंसर इज कैथरिंथस। कुचला पॉइजन नट, वॉमिट नट इज अ कॉमन नेम फॉर नक्स वोमिका। ठीक है, जो नक्स वोमिका है, ठीक है, उसके लिए ये सारे प्लांट्स, ये सारे नेम जो है वो यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है जी खरसानी अजवाइन इज़ कॉमन फॉर हाइसोमस, कॉफ़ी, नक्स वोमिका या बेलोडोना। तो हाइसोमस जो होती है यानी अजवाइन है, खरसानी इसका एक इंग्रेडिएंट होता है, ये इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट होता है, जिसकी वजह से ये जो एक हायोसिन इसके अंदर कंपाउंड भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम मतलब इसके नेम से ही मिलता जुलता है हाइसोमस। ठीक है, तो उसका ये इंग्रेडिएंट भी और इसको हाइसोमस नाइग्रम जो है इसका बोटेनिकल नेम में आ जाता है। उसके बाद है जी डेथ हर्ब इज़ अ कॉमन नेम फॉर हाइसोमस, कॉफ़ी, बेलाडोना और सिनकोना। तो बेलाडोना को जो है वो हम डेथ हर्ब भी करते हैं क्योंकि ये पॉइजनस प्लांट है। उसके बाद कहते हैं हायोसामीन इज़ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, हायोसामीन जो है वो किसका एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो नेम से इंडिकेट हो रहा है हायोसिमस का। इसके बाद कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी न्यूप्लास्टिक। ठीक है, यानी न्यूप्लास्टिक का मतलब ये है कि जो ट्यूमर या मैस को जो है वो ख़त्म कर देती है, तो उसमें जो है हमारे पास आ जाती है कैथरिंथस। उसके बाद आ जाता है जी फैमिली ऑफ रोवल्फिया सर्पेंटिना, यानी छोटी चंदन की जो फैमिली है वो क्या है जी, एपोसाइनेसी। एचमालीन जो है इस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेलाडोना, हाइसोमस, सिनकोना या रोवल्फिया। तो रोवल्फिया इसका करेक्ट आंसर है। मॉर्फिन जो है वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, ओपियम का। कोडीन जो होती है इसको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, इज़ यूज्ड एज एंटीटसिव। ठीक है, यानी कि इसको जो है वो हम कफ के अगेंस्ट या अल्सर वगैरह के अगेंस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज़ ऑफ सिनकोना बार्क। सिनकोना बार्क को मतलब हम किस लिए यूज़ करते हैं, डिस्पेप्सिया में, एंटी मलेरिया के तौर पर, एनाल्जेसिक या ऑल। तो इसके जो सारे आंसर हैं ये ठीक है, यानी कि डिस्पेप्सिया यानी बदहजमी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, मलेरिया के खिलाफ भी और फिर एनाल्जेसिक पेन के तौर पे भी। उसके बाद है जो फैमिली ऑफ बेलाडोना, जो बेलाडोना की फैमिली है वो क्या कहलाती है, सोलानेसी। स्कोपोलामाइन इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हाइसोमस। ठीक है, फैमिली ऑफ सिनकोना इज रूबिएसी। उसके बाद कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिटर टॉनिक। कहते हैं कि इनमें से कौन सा है जो कि बिटर टॉनिक यानी कड़वा होता है। तो हमारे पास नक्स वोमिका जो है वो एक पॉइजनस प्लांट और ये कड़वा भी होता है। उसके बाद है जी पेपावेरिन ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम इज यूज्ड एज, यानी पेपावेरिन का यूज़ पूछ रहे हैं, तो इसको हम एज अ सिडेटिव यानी सुकून देने वाला जो है ना, ये एक इंग्रेडिएंट होता है। फिर उसके बाद है जो ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम, ओपियम को किससे ऑब्टेन करते हैं, अनराइप कैप्सूल, राइप कैप्सूल, अनराइप फ्रूट या फिर राइप फ्रूट। तो इसका आंसर है जी अनराइप कैप्सूल। नार्कोटीन, थायाबीन, noscapine, pepaverine are the active constituent of opium. Oil that does not leave the stain is called, यानी कि ऐसा ऑयल जो कि स्टेन ना छोड़े उसको हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल कंटेन टर्पीन्स, यानी इनके अंदर टर्पीन्स होती हैं। ठीक है, और जो कि इवापोरेट हो जाते हैं। उसके बाद है जो फेंसिकुलम वल्गैरे इज द बोटेनिकल ओरिजिन ऑफ फनल, यानी सौंफ का जो बोटेनिकल नेम है या ओरिजिन है वो क्या है जी, हमारे पास फेंसिकुलम वल्गैरे। उसके बाद आ जाता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फनल। कहते हैं ये सब फनल की एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है एक्सेप्ट वन। ठीक है, ये कि एक जो है इसके अंदर नहीं होता, फिनकोन है, फ्लैनरा, एंट्रीन है या फिर चेविकोल है और लेमोनिन है। तो लेमोनिन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, बाकी ये चेविकोल, फ्लैंट्रीन और फेनिकोन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कैरावे, यानी जीरा का जो है वो कह रहा है कि कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो लेमोनिन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जीरा इज़ द कॉमन नेम, कहते हैं कि जीरा का किसका कॉमन नेम है, कैरावे का। जीरा इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड राइप फ्रूट फूड ऑफ कैरम कैरवी, कैरम कैरवी यानी जो कैरम है, यानी इसका पूरा बोटेनिकल नेम क्या है जी, कैरम कैरवी यानी जीरा का। ठीक है, इसके हम जीरा को इस फूड से या इस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं।
उसके बाद है जी कैराबोन इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। तो कैराबोन किसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है? कैरावे का यानी जीरा का। फैमिली ऑफ मेंथा पाइपरोटा यानी पुदीने के मतलब पूछ रहे हैं तो इसकी फैमिली कौन सी है जी? लेबिएटी। ठीक है, इसकी फैमिली। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पेपरमिंट एक्सेप्ट। तो कहते हैं कि सारे के सारे पेपरमिंट के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है लेकिन एक नहीं है, वो कौन सा है? मिथोन है, जैस्मीन है, लेमोनिन है या फिर कैराबोन है। तो कैराबोन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। फिर उसके बाद कहता है कि सिनामम का जो बोटेनिकल नेम है या बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है? तो इसको हम कहते हैं सिनामोमम ज़ैलैनिकम। ठीक है, तो ये इसका बोटेनिकल नेम है। उसके बाद आ जाता है जी फैमिली ऑफ सिनामम। तो सिनामम की फैमिली क्या होती है? ल्यूरिएसी होती है। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सिनामम एक्सेप्ट। यानी कि कहते हैं कि सिनामम के अंदर ये सारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है लेकिन एक के अलावा कौन सा है जी? वो लेमोनिन है। ठीक है, वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद कहते हैं कि सिनामम को हम यूज़ कर रहे होते हैं एज अ एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट, स्टिमुलेंट या फिर बी एंड सी। तो बी में एस्ट्रिंजेंट और स्टिमुलेंट दोनों आते हैं, तो स्टिमुलेंट भी होता है और ये एस्ट्रिंजेंट भी होता है। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। उसके बाद कार्डामम इज नोन कॉमनली नोन एज इलायची। ठीक है, कार्डामम हम इलायची को कहते हैं। कार्डामम को किस लिए यूज़ किया जाता है? इज यूज फॉर द स्टमक एक, अल्सर, इन्फेक्शन ऑल। तो स्टमक एक जो है यानी स्टमक के पेन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे है जी यूजीनिया कैरोफाइलस इज द बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ क्लोव। यानी कि हमारे पास जो लौंग होता है उसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है जी? यूजीनिया कैरो फाइलस। ठीक है, उसके बाद है जी कहता है कि माइरोटिएसी इज द फैमिली ऑफ क्लोव। ठीक है, क्लोव इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन। क्लोव को हम कॉमनली कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं? सर्जिकल प्रोसीजर, बीटा टॉनिक के तौर पर या फिर डेंटल प्रोसीजर में या स्टमक की। तो जो डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं यानी कि अक्सर हमने घरों में भी देखा है, दांतों में दर्द हो तो हम लौंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये पेन को ख़त्म करता है, सुन कर देता है दर्द वाले एरिया को। उसके बाद कहते हैं कि कुरकुमा लौंगा इस सब बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ। यानी कुरकुमा लौंगा किसको कहते हैं हम? ये हल्दी को कहते हैं, जो कि कुरकुमा इसका जो है इंग्लिश नेम है। उसके बाद ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कुरकुमा इज कुरक्यूमिन। ठीक है, जिसकी वजह से सारी ये हल्दी के अंदर प्रॉपर्टीज शो होती हैं, वो क्या है जी? कुरक्यूमिन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ कुरकुमा एक्सेप्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी, यूज इन जॉन्डिस, यूज इन गॉलस्टोन या स्टमक एक। तो हल्दी जो होती है, कुरकुमा जो होता है वो स्टमक की दर्द में नहीं यूज़ करते, बाकी इन सारे केसेस में इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद कह रहे हैं कि डैश आर द सॉलिड आर द सेमी सॉलिड प्लांट्स एक्सुडेट फ्रॉम इन शेजोजीनियस कैविटीज़। ठीक है, तो कहते हैं कि सेमी सॉलिड प्लांट के एक्सुडेट होते हैं और कैविटीज़ की शक्ल में ये बन रहे होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? रेजिन्स कहते हैं। कहते हैं कि रेजिन्स इन कम्बिनेशन ऑफ द ईस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड आर द सिनेमिक एसिड आर बाल्सम, ओलियो रेजिन, गम रेजिन या ऑल। तो बाल्सम जो है वो इसका जो है वो इसके अंदर मतलब प्रेजेंट होता है उसके कॉम्बिनेशन में। उसके बाद कहते हैं कि व्हेन रेजिन्स अकर विद द वोलेटाइल आयल द मिक्सचर इज कॉल्ड। तो कहते हैं कि जब वो रेजिन्स को वोलेटाइल आयल के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? ओलियो रेजिन्स। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि व्हेन द रेजिन्स आर फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद गम्स। तो जब गम इनके अंदर ऐड कर दी जाती है तो तब हम इनको क्या कहते हैं? गम्स रेजिन। रेजिन्स एसोसिएटेड विद द गम्स एंड वोलेटाइल आयल बोथ। यानी कि अब गम्स रेजिन्स के साथ हमने ऑयल भी डाल दिया है और गम्स भी, तो इसको हम क्या कहेंगे? ओलियो गम रेजिन्स। उसके बाद है जी माइरोक्सिलोन बाल्समस इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टुलू बाल्सम। ठीक है, टुलू बाल्सम का जो है जो बोटेनिकल नेम है वो हमारे पास क्या है? माइरो जाइलोन बाल्समस बाल्सामम। ठीक है, उसके बाद है जी टायरेक्स बेंजोइन इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सुमेट्रा बेंजोइन। ठीक है, ये इसका बोटेनिकल नेम है। उसके बाद है जी लुबान इज कॉमन नेम ऑफ। यानी लुबान जो अक्सर हम लोग यूज़ करते होते हैं मसालों में। ठीक है, तो उसका बोटेनिकल नेम क्या है हमारे पास? सुमोत्रा बेंजोइन। उसके बाद कहता है कि कंपाउंड बेंजोइन टिंचर इज ऑब्टेन फ्रॉम। ठीक है, बेंजोइन जो टिंचर है कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? सुमोत्रा बेंजोइन से। बिटर एप्पल, बिटर कुकम्बर, बिटर गॉड एंड खोरतुमा इज द कॉमन नेम ऑफ। तो ये किसके लिए हम कहते हैं जी? कोलोसाइनेट के लिए जो यूज़ किया जाता है इसको। उसके बाद है जी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोलोसाइनेट इज कुर्क्यू बिटासीन ई। ठीक है, उसके बाद है जी कोलोसाइनेट इज मेडिकली यूज्ड एज बिटाटॉनिक, एंटी कैंसर, कैथार्टिक या फिर बोथ बी एंड सी। यानी एंटी कैंसर में भी यूज़ किया जाता है और कैथार्टिक भी होता है, यानी बॉडी से नज़ला ज़ुकाम को ये ख़त्म करता है, रेशे को ख़त्म करता है। फूड ऑफ गॉड इज़ कॉमन नेम ऑफ एस्फोटिडा। ठीक है, यानी एस्फोटिडा जो हींग होती है इसको हम फूड ऑफ गॉड भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी फेरोलिक एसिड एंड द अम्लीफेरोन आर द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एस्फोटिडा। उसके बाद कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ द एस्फोटिडा। यानी हींग का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? एज अ लेक्सेटिव, यानी स्टूल सॉफ्टनर होता है ये। अदरक इज द कॉमन नेम ऑफ जिंजर। ठीक है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन जिंजर इज
शेगोल्स, जिंजुलाइट्स, जिंजीडियोल्स, बेंजोइक एसिड या बोथ ए एंड बी। तो ये हमारे पास जो शुगोल्स हैं और जिंजीडियोल्स, ठीक है, ये इसके अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि द पंजेंसी ऑफ जिंजर इज़ ड्यू टू, कहते हैं कि जो जिंजर होता है जब हम इसको खाते हैं, टेस्ट करते हैं, तो थोड़ा सा पंजेंट सा इसका टेस्ट होता है, चुभने वाला। तो वो किस इंग्रेडिएंट की वजह से होता है, वो जी जिंजीरोल की वजह से होता है। उसके बाद है जी डिहाइड्रेशन ऑफ जिंजीरोल प्रोड्यूस। कहते हैं कि जिंजीरोल में से अगर वाटर को निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो शेगोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक दूसरा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जिंजर के अंदर ही। उसके बाद कहते हैं कि वोलेटाइल आयल प्रेजेंट इन जिंजर इज जिंजीरोन, यानी कि कहते हैं कि जिंजर के अंदर जो वोलेटाइल आयल है वो कौन सा है जी, जिंजीरोन है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड, पोलोहाइड्रोक्सी कीटोन या मोनोहाइड्रोक्सील्डिहाइड। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, अल्डिहाइड के भी और कीटोन के भी। कार्बोहाइड्रेट आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल, प्लांट्स, माइक्रोब्स या ऑल। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाए, प्लांट्स आ जाता है, ठीक है। गम अकेशिया obtained फ्रॉम द अकेशिया अरेबिका, अकेशिया सेनाजल, बोथ या ओनली ए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, बोथ, यानी अकेशिया अरेबिका से भी गम अकेशिया को ऑब्टेन किया जाता है और अकेशिया सेनिगाल से भी। अकेशिया ट्री हाइट इज 6 मीटर, यानी इतनी हाइट का ये प्लांट होता है। फ्लूम सेल ऑफ द अकेशिया आर कन्वर्टेड टू गम्स बाय द अटैक ऑफ विक्टेरियम अकेशिया, ठीक है। कि ये जो गम होती है, ठीक है, इसके अंदर जो अकेशिया जिसके अंदर जो फ्लूम सेल होते हैं उनको ये गम में बेसिकली कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया है जो जिसकी वजह से ये गम में कन्वर्ट होते हैं। गम अकेशिया इज़ यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट, बाइंडर, डिमल्सेंट या ऑल। तो ऑल के तो ऑल ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद कहता है जी एस्ट्रोगैलिस गमीफर गिव्स एगार, अकेशिया, ट्रैगोगैंथ या ऑल। तो ट्रैगोगैंथ जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जी एस्ट्रोगैलिस गमीफर हाइट इज़ 1 मीटर, यानी 1 मीटर का ये प्लांट होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ट्रैगोगैंथ इज़, ठीक है, कहता है कि जो ट्रैगोगैंथ है इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, तो वो है हमारे पास बेसोरीन आ जाता है। ट्रैगोगैंथ इज यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट, बाइंडर, डिमल्सेंट, ऑल। तो ऑल इसका आ जाता है। एगार इज कॉमनली नोन एज ऑस्ट्रिया एगार, जापान एगार, इंडियन एगार या नन। तो इसको जापान एगार भी कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जीमेस इज द सोर्स ऑफ, यानी जीमेस किसका बोटेनिकल नेम है जी, ये स्टार्च का है, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद कह रहा है कि कैटीचू इज ऑब्टेन फ्रॉम, कैटीचू को कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, अकेशिया अरेबिका, अकेशिया सेनिगाल या अकेशिया कैटीचू या ऑल। तो अकेशिया कैटीचू से कैटीचू को ऑब्टेन किया जाता है। कैटीचू इज यूज्ड इन, कैटीचू को यूज़ किया जाता है डाइजेशन में, कफ में, डायरिया या ऑल। तो ऑल इसका आंसर आ जाता है। नटगाल बोटेनिकल सोर्स इज, नटगाल जो है, ठीक है, ये कहाँ से इसका ऑब्टेन किया जाता है जी, ये क्यूरकस इन्फेक्टोरिया से इसका जो है ये बोटेनिकल नेम है। उसके बाद है जी स्फिंगोलिपिड इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्यूरकस इन्फेक्टोरिया, ग्लाइडियम, कार्डिलीजीनियम या फिर अकेशिया अरेबिका या फिर प्रोनस एमिग्डालिस। तो प्रोनस एमिग्डालिस यानी जो बादाम है उसके अंदर ये जो है ना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, स्फिंगोलिपिड। तो यहाँ तक आपके थे MCQ स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि ये आप के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे और आपके पेपर्स जो हैं वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में हो जाएंगे स्टार्ट। बाकी आप अपने पेपर्स की अच्छी तरह से तैयारी करें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपके पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।